हेलो एंड वेलकम टू द इजी लर्निंग क्लासेस। आई एम योर जतिन सर। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अपना चैप्टर चल रहा है स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स, डिमांड, चैप्टर नंबर 3 डिमांड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द डिमांड। आज हम बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, इनफैक्ट ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें लगभग सारे क्वेश्चंस बारी बारी से पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड फाइनल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, व्हिच इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। राइट, अब ये जो पूरा टॉपिक है मैंने आपको कैसे लिखना है, ये 5 मार्क के लिए बनता है। ठीक है, 5 नंबर के लिए आता है ये क्वेश्चन, कैसे लिखना है विथ नोट्स मैंने पूरा प्रिपेयर करके दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले कि कैसे लिखना है इसको। राइट, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो कैसे बिहेव करता है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये मेंटालिटी जो है वो प्रेजेंट की है यहाँ पर। ठीक है, उसको बोलते हैं रैशनल बिहेवियर। ये जो टर्म है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, उसको कहता है रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर मतलब क्या? तो क्या सोच समझ कर डिसीजन लेना, है ना, नाप तोल करके डिसीजन लेना, अपनी डिमांड को देखते हुए डिसीजन लेना, प्राइस को देखते हुए डिसीजन लेना, उसको कहा जाता है रैशनल बिहेवियर। नाउ लेट्स सी द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने ये कहा कि इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, आता उसके ऊपर, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट देन एट अ हायर प्राइस देयर विल बी लोअर डिमांड एंड एट अ लोअर प्राइस देयर विल बी हायर डिमांड। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन दिख रहा है मुझे। एट अ हायर प्राइस देयर विल बी लोअर डिमांड, एट अ लोअर प्राइस देयर विल बी हायर डिमांड। और ये कोई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स फिनोमेना नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। रूटीन लाइफ में भी हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। जब चीजें महंगी होती है तो मे बी हम थोड़ा स्टे अवे करते हैं, जब वो नॉर्मल हो जाएगी, जब बजट में बैठने लगेगी, तब उसको हम खरीदते हैं, है ना। हाँ, तो वही चीज को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। उन्होंने कहा कि इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो मेरा ये जो रूल है, मार्शल ये कहता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगा और वो हम प्रूव करके बताएंगे उसको। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या? उसको कहते हैं अजम्पशन। व्हाई अजम्पशन? तो क्या देखो, मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए इकोनॉमिस्ट एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। ठीक है, वो बैकग्राउंड रहा, ये सिचुएशन रही, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो उन्होंने ये कहा है कि अजम्पशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये चीजों को वो अज्यूम नहीं करते, अगर इसको वो कांस्टेंट नहीं करते, तो ये रूल शायद एप्लीकेबल नहीं होता। समझ लो, ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे अगर ये सारी चीजों को उन्होंने बांध के नहीं रखा होता, फिक्स नहीं किया होता, है ना। तो पहला अजम्पशन उन्होंने बताया कि कंज्यूमर का इनकम लेवल चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो जितनी सैलरी पर है उतनी सैलरी पर रहेगा, जितना बजट उसका पहले था आगे भी उतना बजट रहेगा, तब जाके ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर आपका इनकम लेवल बढ़ गया तो पॉसिबल है आप महंगी चीजें भी खरीद लोगे, उसका रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कांस्टेंट कर दिया। फिर दूसरी अजम्पशन में बताया कि भाई लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कभी-कभी टेस्ट प्रेफरेंस जो है ना वो प्राइस को इग्नोर करता है। हायर प्राइस पर भी आप लेने दौड़े जाते हो, कभी-कभी लोअर प्राइस पर भी आप इग्नोर कर देते हो। क्यों? तो कि लाइक डिसलाइक की बात है, प्रेफरेंस की बात है। तो इन्होंने कहा कि जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे।
प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि टी और कॉफी वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी जो मेन प्रोडक्ट थी कॉफी उसकी डिमांड गिर गई थी। ठीक है, रीजन कौन था? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और डिमांड इफेक्ट हो रही थी कॉफी वाली। बाइक और पेट्रोल की हमने बात की थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइसेस पेट्रोल के बढ़े, डिमांड इधर कार और बाइक की गिरने लगी थी। तो ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन दैट इज कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन ना बढ़ेगा ना कम होगा, या फिर उसका जो क्राइटेरिया है वी कैन से, मतलब यंग एज पॉपुलेशन जितना था उतना है, या ओल्ड एज पॉपुलेशन को अपने क्राइटेरिया में लिए तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, फाइन। तो ये अजम्पशंस उन्होंने पहले लगा ली। उन्होंने कहा कि ये फैक्टर अगर कांस्टेंट रहे तो फिर मैंने जो स्टेटमेंट दिया है हायर प्राइस लोअर डिमांड, लोअर प्राइस हायर डिमांड, वो आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं, और किया भी सही। उन्होंने कहा हाँ, तो आप लिखोगे, स्टार्ट करोगे यहाँ से, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट गिवन बाय मार्शल, उसमें आपने बोला है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो अदर फैक्टर अजम्पशन के तौर पर आपने दिखा दिए। अब आते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल के ऊपर। ठीक है, डिमांड शेड्यूल ये स्टेटमेंट हो गया भाई, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, है ना, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि प्राइस एंड द डिमांड फॉर द मिल्क, प्राइस इन रुपीस, डिमांड फॉर मिल्क इन लीटर्स। जब मार्केट में 50 रुपीस पर लीटर का प्राइस चल रहा है तो डिमांड सिर्फ 1 लीटर की चल रही है। प्राइस कभी सिचुएशन में कम हुआ, 50 से 40 हुआ तो 2 लीटर्स की डिमांड, यानी कि 1 लीटर से 2 लीटर पर गए। प्राइस जब और डिक्रीज हुआ, 40 से 30 हुआ तो डिमांड मेरी और इंक्रीज हुई, 2 से 3 लीटर पर आ गए। डिमांड और डिक्रीज हुई, सॉरी प्राइस और डिक्रीज हुआ, 30 से 20 हुआ तो डिमांड और बढ़ी। एंड जब प्राइस मार्केट में लोएस्ट यानी कि 10 रुपए चल रहा है तो डिमांड हाईएस्ट 5 लीटर की चल रही है। ठीक है, ये हमने शेड्यूल के द्वारा प्रूव किया। इसको तुम रिवर्स भी देख सकते हो कि मान लीजिए कि पहले 10 रुपए चल रहा था प्राइस, तो 5 लीटर कर रहे थे, प्राइस बढ़ा 10 से 20 हुआ तो हमारी डिमांड 5 लीटर से 4 लीटर हो गई। करते करते जब 50 रुपए प्राइस हो गया तो हमारी डिमांड सिर्फ 1 लीटर रह गई थी। ठीक है, तो ये शेड्यूल बनाया। अब इसी बात को हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। डायग्राम में आपको x एक्सिस पर लेना है क्वांटिटी डिमांडेड एंड y एक्सिस पर लेना है आपको प्राइसेस ऑफ द मिल्क। ठीक है, मीनवाइल यहां पर हमने 1 2 3 4 एंड 5 जो लीटर की डिमांड है वो पुट कर दी, और यहां पर 10 से लेकर 50 रुपए तक के प्राइसेस पुट कर दिए। अब आपको करना क्या है, स्केल लेकर ये 50 से 1 उसको थोड़ा सा माइल्ड रखना, उतना वो डीप ड्रॉ मत करना, उसको माइल्ड रखना। 50 से लेकर 1, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट बनाओगे। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये प्राइस कितनी है 50 रुपए, 50 रुपए पर अपनी डिमांड कितनी है बेटा 1, तो 1 से यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो एक लाइन बनेगी आपकी, आपको हल्का सा यहाँ पर लाइन बनाना है। फिर जब आपकी प्राइस 50 से 40 रुपीज हुई तो डिमांड मेरी कितनी हो गई 2 लीटर, तो यहां से मैं आगे बढ़ा 1 से 2 लीटर गया। ठीक है, यहां से ऊपर आओ और यहां से ऐसे जाओ, आपको एक अनदर पॉइंट मिलेगा, डॉट किया आपने। फिर फर्दर प्राइस डिक्रीज हुई, 30 आई, हमने डिमांड और आगे एक्सटेंड की 2 से 3 लीटर की, तो 3 यस। तो एज वी डिस्कस दैट एट अ प्राइस फर्दर डिक्रीज फ्रॉम 40 टू 30, हमारी जो डिमांड है वो 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक गई। इफ प्राइस फर्दर ड्रॉप्स डाउन 30 टू 20 रुपीस जब हो जाता है तो हमने फिर से डिमांड बढ़ा ली, 3 लीटर से 4 लीटर कर दी। एंड जैसे ही प्राइस लोएस्ट पॉइंट को हिट किया 10 रुपए पर आ गई, तब हमारी डिमांड हाईएस्ट हो गई 5 लीटर्स। ठीक है, तो हियर अल्फ्रेड मार्शल ने जो कहा था वो स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है। शेड्यूल के द्वारा भी हमने प्रूव किया, एज वेल एज हमने डायग्राम में भी प्रूव किया, है ना। At a highest price of rupees 50, there is a lowest demand of 1 liter, and at a lowest price of 10, there is a highest amount of demand, that is 5 liters. ठीक है, अब the last point, analysis of the diagram. ठीक है, एनालिसिस में आप क्या लिखोगे कि as stated
or as given in above diagram that on x axis there is a quantity demanded, on y axis there is a price of the particular product or commodity. सारे चीजें जो है वो पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना. फिर आप लिखोगे कि as we can see in above diagram that a highest price of 50 rupees, the quantity demanded is 1 liter of milk. Second statement में लिखना कि then price further decreases 50 to 40, our demand increase from 2 liter to 3 liter. Price decreases again 40 to 30 rupees, our demand increase from 2 liter to 3 liter. फिर लास्ट में, meanwhile when price gets down to 10 rupees, ठीक है, then our demand raises from 4 to 5 liter which is highest. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी बात को प्रूव कर दिया. जो आपने डायग्राम बनाया वो डायग्राम को आपको एनालाइज करना है. ठीक है, एंड लास्ट में लिखना है कि hence it is proved that at a higher price there is a lower demand and at a lower price there is a higher demand. Meanwhile एक चीज और प्रूव होती है कि there is a reverse inverse relation between price and demand. जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस लोअर होती है तो डिमांड ज्यादा होती है. Which is called as a inverse relation between price and demand. We get a downward sloping diagram. जब भी दो वेरिएबल x and y के बीच में अपोजिट रिलेशन होगा तब आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम मिलेगा. जब ये दो वेरिएबल x and y के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, means x increases तो y also increases, x decreases तो y also decreases, तो आपको अपवर्ड रेजिंग डायग्राम मिलता है जो सप्लाई का है. नेक्स्ट चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, आज के दिन में शायद आ जाएगा इसका थर्ड पार्ट जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.